हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, जो डिलीटेड पोर्शन में हैं वो भी कवर करूंगा और ढेर सारे सवाल करने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोगों के स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग मिलके करेंगे। तो चलो यार, कहानी को चालू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल से ही हम लोग चालू करते हैं, ताकि देख लिया जाए कि हम जो क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, एपी हम सबने पढ़ा है, तो कितनी बातें हमको याद हैं, कितनी बातें हम भूल गए हैं। तो आप लोगों का एकदम बेसिक लेवल से मैं चीजें कवर करवाने वाला हूं। स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है सवाल? अ स्टूडेंट रेड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 2 इंस्टेड ऑफ 2 and got the sum of first 5 terms as -5. The actual sum of first 5 terms is। तो बेटा क्या कह रहा है हमारा सवाल? एक बच्चा था जो थोड़ा सा बहका हुआ था, उसने अपनी इस बहकी हरकतों में क्या कर दिया? कॉमन डिफरेंस को गलत पढ़ लिया। असली कॉमन डिफरेंस था क्या? 2, और उसने पढ़ क्या लिया? -2। ठीक है, तो उसने हर जगह -2 के हिसाब से सीधे कर ली। तो उसने जब इस एपी की पहली 5 टर्म्स का सम निकाला तो -5 आ गया, लेकिन है तो नहीं, क्योंकि उसने गड़बड़ करी है। तो आपको वही करेक्शन बतानी है कि एक्चुअल सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा। तो अब देखो यार, यहां पे आप अपना एसएन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि आप लोग देख पाओ कि यार आप लोगों के पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ध्यान से देखो, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब बेटा मेरी फर्स्ट टर्म A1 या फिर सिंपली A। अगर ये मेरी स्टार्टिंग टर्म है, मान लो इसको मैं बोल देता हूं A1, यहां पर भी बोल देता हूं मैं A1। अगर वो गलती ना करता और गलती करी है तो क्या चीजें फर्क आएंगी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब उसने गलती करी है तो बेटा वो A1 के बाद जो A2 है ना, A2 कैसे देखेगा? -2 के गैप के बाद देखेगा। ठीक है, तो आपके माइनस के गैप को मैं लेफ्ट साइड पे ले लेता हूं नंबर लाइन के हिसाब से, तो वो यहां आ गया होगा। ठीक है, -2 करके वो यहां पे A2 तक पहुंच गया होगा। लेकिन अगर वो एक्चुअल कॉमन डिफरेंस पढ़ता तो वो A1 में 2 ऐड करता, -2 नहीं करता। क्या करता बेटा? 2 ऐड करता और यहां पे बैठा होता। आप खुद देखो, जब वो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स करेगा तो बेटा करेगा क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। करेक्ट। अब यहां पर A1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना। फर्क किससे पड़ने वाला है? ये 4 टर्म्स है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में गड़बड़ हुई है ना। तो अब आपको पता है उसने A2 ये वाला लिया, लेकिन लेना ये चाहिए था। इन दोनों A2s में फर्क कितना है? आप बोलोगे सर ये 2 आगे और ये 2 पीछे है। तो अगर मैं कंपेयर करने को बोलूं तो दोनों में 4 का फर्क है। दोनों में 4 का फर्क है। तो सबसे पहले तो जो आपका ये सम था, ठीक है, इसमें आप 4 करेक्शन के लिए डाल दो। ठीक है, -5 में हमने 4 करेक्शन के लिए डाल दिया, बिकॉज एक्चुअल A2 हमको दिख गया कि 4 ज्यादा है गलत वाले A2 से। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करेगा? दोबारा से -2 का गैप लेके कहां जाएगा बेटा? A3 के पास जाएगा। देखो कितनी इजीली आप लोग बिना फॉर्मूलेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। तो अगर आप पैटर्न्स को, सिमेट्री को अच्छे से पकड़ पाओगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। -2 अगेन अगर वो सही जाता बेटा, A3 सही A3 के पास जाता तो वो यहां होता। अब गलत A3 और सही A3 में फर्क कितना है बेटा? फर्क इतना है। कितना फर्क है? 4 और 4 8 का फर्क है बेटा। 8 का डिफरेंस है। तो ये जो गलत A3 था, इसकी जगह अगर सही A3 डालना है तो आपको +8 का करेक्शन करना पड़ेगा। अब यहां से अगर मैं गलत A4 के पास जाऊं तो दोबारा से -2 का ट्रैवल करूंगा। यहां से अगर मैं सही A3 के पास जाऊं तो दोबारा से +2 का ट्रैवल करूंगा। अब देखो बेटा, यहां पे 6 और यहां पे 6, डिफरेंस कितना हो गया? -6 और यहां पे इधर साइड पे 6, तो 12 का डिफरेंस हो गया। देखो एपी बन रही है यहां पर भी 4 8 12। तो एक्चुअली जो 5वीं गलत टर्म और 5वीं एक्चुअल टर्म में डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 16 का। तो आपको अगर एक्चुअल सम चाहिए तो आपको ये मिल गया। तो एक्चुअल सम कितना हो जाएगा बेटा? 4 8 12 12 12 24 24 16 40
तो 40 माइनस 5, हेंस द आंसर इज 35, जो कि आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी के अंदर। देख रहे हो कैसे हमने एपी के क्वेश्चन को जस्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करके सॉल्व किया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने यहां पे। अब हम लोग थोड़े से और बेसिक्स जानते हैं बेटा, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले तो यही बात डिस्कस कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज है। अभी तक हम लोग क्या वर्ड पढ़कर आए थे बेटा? प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कुछ फर्क है भी, या फिर ये सेम ही चीजों के दो नाम है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सीक्वेंस अगर आपको समझना है तो बेटा कोई सा भी ऐसा कोई भी पैटर्न जिसमें आपको कोई भी वर्बल ऑर्डर दिख जाए या फिर वर्बल रूल दिख जाए, आप उसको सीक्वेंस बोल सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर लिखना चालू करूं, मान लो ठीक है, एंड देन ये, और आपसे पूछूं बेटा ये क्या क्या शो कर रहा है आपको, तो आप लोग थोड़ा सा सोचोगे और आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर्स लिखते चले जा रहे हो आप, है ना। तो ये किसकी सीक्वेंस है बेटा? ये प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है। अब यहां पर आपने वर्बली डिकोड कर लिया, लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि यहां पे आप किसी भी टर्म को एक जनरल फॉर्मेट में डाल सकते हो, मतलब क्या इसकी nth टर्म लिख सकते हो। जैसे याद है आपको एपी में हम लोग an निकालते थे, उस an की मदद से मैं हर एक टर्म को जाके देख सकता था, n की जगह 1 डालूं 2 डालूं तो मेरे को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे मिलती थी। लेकिन क्या यहां पर आप लोग ऐसा कोई रिटर्न रूल बता सकते हो मेरे को? कि आपके पास कोई रिटर्न रूल है ऐसा? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ऐसा कोई पैटर्न हमको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, लेकिन वर्बल रूल है ना। आप लोगों ने वर्बली इसको डिकोड कर लिया, तो दिस इज अ सीक्वेंस। ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर मैं बोल दूं कि यार आज से लेके 10 साल तक आप लोग अपने बैंक बैलेंस को लिखो, उसको एक तरीके से सीरीज में डाल दो, सीक्वेंस में डाल दो, तो वो भी अपने आप में सीक्वेंस है, क्योंकि उसमें भी एक वर्बल रूल आ गया। अब वो आपको एपी दिखे या फिर कुछ और प्रोग्रेशन टाइप का दिखे, वो बात की बात है। एक वर्बल रूल है अगर, तो मैं उसको सीक्वेंस बोल सकता हूं। जैसे यहां पर ये क्या है बेटा? नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है। यहां पे वर्बल रूल भी है और यहां पर क्या है बेटा? एक रिटर्न रूल भी है। क्या है? रिटर्न रूल भी है। यहां पर मैं अपनी किसी भी टर्म को कैसे लिख सकता हूं? n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो a1 1 हो जाएगा, a2 2 हो जाएगा, a3 3 हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर सर ने हमको बताया कि यार मेरे को वर्बल रूल और रिटर्न रूल दोनों मिल रहा है। तो अगर आप जेन्युइनली सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस समझना चाहते हो ना, तो इतनी सी बात को समझो कि सीक्वेंस क्या है बेटा? सीक्वेंस एक बड़ा सा सेट है जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, जहां पर आपको कुछ भी पैटर्न दिख रहा है, कुछ भी रूल दिख रहा है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटर्न रूल हो। और प्रोग्रेशन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस होती है जहां पर हम लोग अपनी सीक्वेंस को लिख के, एक रूल से लिख के दिखा सके। जैसे एपी, जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सब की nth टर्म हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिटर्न रूल्स हैं इनको डिकोड करने के लिए। लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर में या फिर कहीं पर भी अगर आपके टीचर्स कहीं और भी पढ़ते हो, हम लोग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, बिकॉज डिफरेंस बहुत छोटा सा है। तो अगर मेरे मुंह से सीक्वेंस की जगह प्रोग्रेशन निकल जाए या फिर प्रोग्रेशन की जगह सीक्वेंस निकल जाए, तो ना आप गलती मानोगे उसे, ना मैं गलती मानूंगा। लेकिन ये डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर भी आपसे पूछा जाए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फर्क है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कोई फर्क नहीं है, आप बोलोगे सीक्वेंस कि भाई कोई पैटर्न है, कोई रूल है और उसके हिसाब से टर्म्स को बिछा दिया गया है। वो अब एक वर्बल रूल भी हो सकता है, रिटर्न रूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करता हूं तो प्रोग्रेशन में मेरे लिए जरूरी है कि मैं एक रिटर्न रूल से उस पैटर्न को अच्छे से डिकोड कर पाऊं। लेकिन ऐसे बोलचाल वाली भाषा में, और जब हम लोग इस चैप्टर को करेंगे तो हम लोग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इंटरचेंज करके यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, बुरा नहीं मानने का है, ठीक है, बुरा नहीं मानने का है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यार हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं।
डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेशंस पढ़ने वाले हैं। अब सीक्वेंस के बारे में अगर आप लोगों को समझ आ गया ना, तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले ना बेसिक चीजें समझ लो जो आपको इस चैप्टर में काम आएंगी और ये सब ना क्लास 10th में हम लोग पढ़कर आए हुए हैं। क्लास 10th में हम लोग पढ़कर आए हुए हैं और फिर मैं एक्चुअली सीरीज पे आऊंगा। फिर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। फिर हम लोग स्पेशल सीरीज पे भी आएंगे। तो यार एपी से रिलेटेड ना कुछ खूबसूरत बातें हैं, कुछ खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में यहां से उतार सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लें। If a constant is added to or subtracted from each term of an AP, तो जो resulted sequence या फिर progression होता है बेटा is also an AP with the same common difference। क्योंकि यार आपको इसका लॉजिक भी समझ आ गया होगा कि अगर आप एक AP लिखते हो और आप उसका कॉमन डिफरेंस क्या करते हो, एक कांस्टेंट नंबर से या तो बढ़ा दो या तो घटा दो, तो जो ये गैप्स हैं, अगर जब कांस्टेंट नंबर ऐड करोगे, कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो गैप बढ़ जाएगा, कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो क्या होगा, गैप कम हो जाएगा। तो ये गैप सबके लिए ही बढ़ेगा या तो सबके लिए ही कम होगा और इक्वल तरीके से होगा, इसलिए आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कहानी क्लियर? बोलो कहानी क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ ईच टर्म ऑफ एन गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन आल्सो एन एपी। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के डी, डिवाइड कर रहे हो तो डी बाई के। ठीक है, वेयर डी इज द ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी इज द ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक फिनाइट एपी में the sum of the terms equidistant from beginning and end is always same and is equal to the sum of first and last term। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल इस प्रॉपर्टी से बनते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि मेरी एक एपी है जहां पे मेरी टर्म्स ऐसी हैं, a1 a2 a3 a4 so on, यहां पर आ जाते हैं an-2 an-1 एंड देन an। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम देखो, ये यहां से पहला, ये लास्ट से पहला, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म। जब आप इनका सम करोगे ना तो ये सारे के सारे इक्वल दिखने वाले हैं। मतलब अगर आप आगे से और पीछे से इक्विडिस्टेंट टर्म्स लेते हो और उनका सम करते हो तो एपी के केस में वो इक्वल होती हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू ऑल शुड नोट। ठीक है, कहानी क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर 3 नंबर एपी में है ए बी सी, तो आपको पता है b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहां से हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू a प्लस सी। If a sequence is an AP, if its nth term is a linear expression that is ऐसे टाइप का कुछ दिख रहा है, यहां पे बेटा इसको n को ना मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल A इंटू n मल्टीप्लीकेशन में। Are constants in such a case the coefficient of n is the common difference of AP। मैंने आपको ऐसी कुछ क्लास 10th में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे तो ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद है? तो अगर आपको कोई भी लीनियर रिलेशन मिलता है, मतलब nth टर्म में लीनियर रिलेशन मिलता है n में, सबसे पहले तो वो AP होगी। और वहां पर अगर आप कॉमन डिफरेंस लिखना चाहते हो डायरेक्टली, तो आपके जो n के बगल वाले कांस्टेंट है a भैया, वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे, रटना है क्या? देखो आपको लॉजिक भी बता देता हूं। आपका बेटा nth टर्म क्या होती है एपी की, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबने पढ़ा ये फॉर्मूला। अगर इसको मैं अब क्या करूं, ओपन अप कर दूं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस ऑफ डी। तो देखो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, a माइनस डी प्लस एन डी। तो देखो यार, अगर इसको मैं कांस्टेंट की तरह लिख लूं कोई कैपिटल C, और ये हो जाएगा n इंटू डी, तो देखो इसी फॉर्मेट में पहुंच गया। n के साथ एक कांस्टेंट और एक अलग से कांस्टेंट, तो n के साथ जो कांस्टेंट है वही कॉमन डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई भी एपी की nth टर्म ऐसे दी हो जहां पे n के बगल में एक कांस्टेंट है और फिर साथ में कोई कांस्टेंट दिख रहा है, तो जो n के बगल में कांस्टेंट होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देना। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी क्या है, सम से रिलेटेड है। अगर एक सीक्वेंस है इज एन एपी इफ इट्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज ऑफ द फॉर्म, ये मतलब अगर
आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप का बन रहा है सम, है ना, सम ऑफ n टर्म्स, तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, AP होगी। और वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, जो ये n स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसको आप क्या करोगे, डबल कर दोगे। क्या करोगे, डबल कर दोगे। उसके बाद इफ द टर्म्स ऑफ एन AP आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन दे फॉर्म एन AP। मतलब इसका मतलब क्या है, ये भी समझ लो अच्छे से। अगर मैं आपको बोलता हूं 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन, ये एक AP है। अब मैं यहां से क्या करूं यार, कुछ टर्म्स उठा लेता हूं एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब सेम गैप के बाद। तो मान लो मैंने पहली टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म उठाई, तो इनको देखो यार, ये भी तो AP है। ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर इंटरवल्स में उठाओगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी आपकी AP हो गई। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद यार हम लोगों ने ना कुछ क्वेश्चंस करे थे क्लास 10th में, जिनके रिजल्ट्स उस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन अब इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये रिजल्ट्स अपने दिमाग में अच्छे से बसा पाए तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ना जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, हर बच्चे को याद होगा, है ना, ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर टीचर ने आपको ट्रिक भी बताई होगी कि अगर आपको कभी ऐसा दिया हो 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स 9th टर्म, और आपसे पूछ ले क्या कि आपके पास A16 क्या होगा, तो आपको हमेशा 0 लिखना है। बोला था, नहीं बोला था आपके टीचर्स ने, है ना। इसको हम लोग सॉल्व भी कर आए थे, तो इसको डायरेक्टली आप रिजल्ट भी एक बार दिमाग में रख लो। इफ m टाइम्स द mth टर्म एंड n इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन क्या होगा बेटा, am प्लस n, nth टर्म विल बी 0, विल बी 0। एग्जाम्पल के तौर पे वो भी मैंने समझा दिया, और यहां पर भी आपको एक चीज लिखी हुई दिख रही है, दिमाग में रहेगा भाई। सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज m है। आप बोलोगे सर इसमें सिमेट्री कहां है, तो देखो यार, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म n है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म m है। तो आपको जब भी ऐसा केस दिखे क्वेश्चन में जहां पे ये इंटरचेंज वाले आपको दिखे कीवर्ड्स, तो वहां पे आप लोगों को दिमाग में रखना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या होगी, माइनस m प्लस n। जैसे अगर इसका एग्जांपल लूं मैं, अगर मैं बोलूं बेटा सम ऑफ m टर्म्स है, मान लो सम ऑफ, चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सम ऑफ 13 टर्म्स है 50 150, नहीं ज्यादा हो जाएगा 15, और सम ऑफ 15 टर्म्स है 13, और फिर आपसे वो पूछ ले कि बेटा सम ऑफ 15 प्लस 13 मतलब 28 क्या होगा, तो विल बी माइनस m प्लस n। क्लियर है कहानी। उसके बाद अगर आपकी mth टर्म क्या है, 1/n के बराबर है, nth टर्म 1/m के बराबर है, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, mnth टर्म पूछ ली जाए, वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, और आपसे सम ऑफ mnth टर्म पूछ लिया जाए तो किसके बराबर होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ mn प्लस 1। याद आ रहे हैं ये रिजल्ट, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10 में किए हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स अगर दिमाग में रख पाएंगे तो हम लोगों के लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। और एनसीईआरटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे, जेईई के क्वेश्चंस करोगे, तो आप लोगों को इनका डायरेक्टली यूज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर सम ऑफ m टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स के बराबर हो जाता है, देन सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताई थी, फर्स्ट रिजल्ट और चौथा रिजल्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पांचवा तो भाई आप लोगों को पता है, इतना क्वेश्चन ने परेशान किया था आपको क्लास 10th में, याद है कि सम आपको दिया हुआ था यार, कि रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ था आपको 2 APs का, और वो आपसे पूछता था कि 7th टर्म का रेशियो क्या होगा, तो आप परेशान हो जाते थे कि, और डाउट भेजते थे सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो अगर आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन करना है जहां पर आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 2 AP का, ऐसे टाइप का, तो आपको पूछा है mth टर्म का रेशो, तो आप n की जगह डायरेक्टली क्या डाल सकते हो, 2m-1, और आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, सही अभी मैं लेकर भी आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सीक्वेंस के बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं। सीक्वेंस क्या है बेटा, नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अ सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। इट कैन बी जस्ट वर्बल रूल ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ वर्बल रूल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमको उसको रिटन रूल में कन्वर्ट करना है या फिर देखना है।
अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपको बोलूं, हाँ ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर मतलब हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन को मैं सीक्वेंस नहीं बोल सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट। सीक्वेंस आपका एक बड़ा सेट है, लेकिन वर्बली जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं सीक्वेंस की जगह प्रोग्रेशन यूज कर लूंगा, ठीक है, या फिर प्रोग्रेशन की जगह सीक्वेंस यूज कर लूंगा। If A1, A2, A3, A4 etc. denote the terms of the sequence, then 1, 2, 3, 4 denote the position of the term. वही फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर हमारी सीक्वेंस में लिमिटेड टर्म्स हो, फिनाइट टर्म्स हो, तो मैं उसको फिनाइट सीक्वेंस बोल दूंगा। और अगर मेरे को दिख रहा है भैया इसका तो अंत ही नहीं है, ठीक है, इसका तो अंत ही नहीं है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल दूंगा। अब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत प्यारी सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस की क्या खास बात होती है बेटा कि अगर आप पिछली दो टर्म्स को ऐड करते चलोगे ना तो आपको नेक्स्ट टर्म्स दिखती हुई चली जाएंगी। क्या बोला मैंने? अगर आप जूता उतार लेता हूं ना यार, आराम से रिलैक्स होके पढ़ाएंगे। अगर हम पिछली दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलती है। देखो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मिल रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये मिल रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये मिल रहा है। आप लोग बोलोगे सर सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, इसके पहले तो है ही नहीं। तो देखो सेकंड टर्म नहीं ढूंढ रहे हैं हम लोगों को दो टर्म पहले चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर मैं इसको एक रूल देना चाहूं तो मैं nth टर्म कैसे निकाल सकता हूं? पिछली दो टर्म्स ऐड करके, मतलब an-1 an-2 ऐड करके, और यहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखी जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखी जाएगी? ग्रेटर देन 2 रखी जाइए, क्योंकि ये स्टार्टिंग की दो टर्म्स उसको मेरे को देनी पड़ेंगी, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। क्लियर है कहानी? फिबोनाची सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इतनी बातें इजी थी, सब चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं बेटा इस दूसरी चिड़िया पे, सीरीज पे। सीरीज का मतलब क्या है? और ये आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो पढ़ोगे आप लोग, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, क्या होता है कन्वर्जेंस, क्या होता है डाइवर्जेंस, उसके बारे में। लेकिन अभी आपको इतना समझना है बस कि अगर कोई आपकी सीक्वेंस है इस टाइप की, मान लो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और आप क्या करते हो, इनके बीच में, इन टर्म्स के बीच में प्लस का साइन डाल देते हो। क्या करते हो? इन टर्म्स के बीच में बच्चों प्लस का साइन डाल देते हो। तो ये जो समेशन का रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन एवरी टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। अब क्या सर ये जो हमको रिजल्ट में सम मिलेगा उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना बच्चों, गड़बड़ ना होने पाए। हम लोग जब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हर एक टर्म को पकड़ के एडिशन वाले रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में लिख देंगे, सिर्फ उसको ही क्या बोला जाएगा? सीरीज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सीरीज बोला जाएगा। तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई? इस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो गई? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A4 5 ऐसे सो ऑन। अब अगर सीक्वेंस मेरी फिनाइट है तो मेरी सीरीज भी फिनाइट हो जाएगी, अगर सीक्वेंस मेरी इनफाइनाइट है तो मेरी सीरीज भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं सीरीज का यूज करता हूं, ये शब्द मेरे मुंह से निकले, तो तुमको क्या समझना है? तुमको समझना है कि सर सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअल सम निकालने के लिए नहीं बोल रहे। अगर मैं बोलूं सम ऑफ सीरीज, तो आपको ये रिजल्ट निकालने के लिए बोल रहा हूं मैं कि मेरे को वो फाइनल आउटपुट जो आएगी सबको ऐड करके वो बताओ। यही चीज यहां पर लिख रखी है, प्लीज आप लोग अच्छे से एक बारी गो थ्रू कर लो। व्हेन द टर्म सीरीज इज यूज्ड, इट रेफर्स टू द इंडिकेटेड सम, नॉट टू द सम इटसेल्फ। मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल आंसर नहीं निकालना। फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 is a finite series with 4 terms. When we use the word or phrase sum of a series, we will mean
द नंबर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एडिंग द टर्म्स दैट इज इंक्लूडेड इन द सीरीज। तो अगर मैं सम ऑफ सीरीज की बात करूं, दो में इसको 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 करूंगा। क्लियर है कहानी? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए। अब बेटा जब ये सीरीज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, सीरीज का कॉन्सेप्ट आ गया तो वहां से सिग्मा नोटेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप ही घुस के बीच में आ जाता है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि यार मेरी कोई ऐसी सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 AN तक, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सम लिखना है, तो आपको इतना बड़ा लिखने के लिए मेहनत क्यों करनी है? हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आप इन्हीं टर्म्स का तो बीच में सम डाल रहे हो, है ना? तो इसको अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना हो, आंसर नहीं निकालना हो, तो कैसे लिख सकता हूं? AN मतलब nth टर्म को पकड़ा, उसके ऊपर सिग्मा का साइन डाला, और n कहां से लेके कहां तक जा रहा है बेटा? 1 से लेके n तक, तो n = 1 to n। बस ये हो गया आपका वही, कुछ नहीं, जो हम पिछली स्लाइड पे सीख कर आए हैं ना, सीरीज रिप्रेजेंटेशन, और द सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस A3 up to AN। यहां पे देखो आप लोगों को दिख रहा है द मीनिंग ऑफ द सिंपल इज समेशन, और मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1 + 2, तो ये क्या है? 9 नेचुरल नंबर्स का आपको सीरीज दिख रहा है ना? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे। यहां पे देखो 1 की पावर A, 2 की पावर A, n की पावर A, इसको कैसे लिख सकते हो? n की पावर A, जहां पे n, या फिर r की पावर A, जहां पे n या फिर r कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेके n तक वेरी करेगा। ठीक है, चलो अब एक सवाल करते हैं भाई। ये आपको A1 दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, n > 2, और क्वेश्चन क्या है कि आपको सीक्वेंस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बनानी है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा? A1 तो मेरे को पता है, A2 के लिए क्या करूंगा? n की जगह 2 डालूंगा। देखो > 2 अलाउड है, तो मैंने 2 डाला, तो ये बना A2 - 1 मतलब A1/2। A1 किसके बराबर है बेटा? -1, तो ये हो जाएगा -1/2। फिर A3 क्या हो जाएगा बेटा? A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा A2 बटा ये हो जाएगा हमारा, देखो यहां पे मैंने A2 निकाला, तो A1/2 ये हो जाएगा A2/3। A2 की वैल्यू क्या है बेटा? -1/2, तो -1/2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा -1/6। ऐसे ही आप A4 निकाल लोगे बड़ी इजीली। A4 क्या आएगा? A3/4। A3 क्या है? -1/6, तो -1/6 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा -1/24। तो आपकी सीक्वेंस किस टाइप की दिखेगी? ऐसी कुछ दिखेगी, -1, फिर आएगा बेटा -1/2, फिर आएगा क्या? -1/6, फिर आएगा -1/24 एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी सीक्वेंस, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी? कुछ नहीं करोगे, बस बीच में प्लस का साइन डाल दोगे हर जगह, दैट इज इट। कहानी क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, सम नहीं निकालना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड an + 1 डिवाइडेड बाय an फॉर n = 1 2 3 4 5। अब ये आसान सा सवाल है, जो बोला हुआ है वो आप करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वरना मैं हर क्वेश्चन करवाऊंगा तो बेटा ये फिर 4-5 घंटे का 1 शॉट चला जाएगा, और उतना आप लोग मेरे को पता है देखोगे नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के हवाले, है ना, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलो अब हमको बेटा क्या क्या टाइप की चीजें पढ़नी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, आपकी एनसीईआरटी में ना ये दो चीजों का जिक्र है, और अब तो सम ऑफ स्पेशल सीरीज भी हटा दिया गया है, स्पेशल सम्स भी हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, फिर भी मैं वो आपको कराऊंगा। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस लेक्चर में नहीं कवर होगी। अगर आपको चाहिए उसका अलग से थोड़ा सा डिस्कशन, तो आप मेरे को बताएंगे, मैं उसके लिए अलग से एक आपको छोटा सा 1-1.5 घंटे का लेक्चर दे दूंगा। वो मतलब वो बात सिर्फ कंपटीशन लेवल के हिसाब से होगी, वो आपके स्कूल लेवल के हिसाब से नहीं होगा वो वाला, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पर इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ताकि जितने भी बच्चे आए हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से इस लेक्चर में समझ पाएंगे। चलो
अब आते हैं बेटा हम लोग एपी पे। ठीक है, एपी पे आते हैं हम लोग। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूं, अच्छा लगता है। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये पेन का कलर बहुत क्लियर है। हाँ जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आए हैं बेटा। ये एक ऐसे टाइप का सीक्वेंस है, ऐसे टाइप की प्रोग्रेशन है जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे पता कर पाते हैं। हम लोग नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म पता कर पाते हैं कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके, या फिर अगर मैं बोलूं मेरी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आगे वाला माइनस पीछे वाला हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं A1, A2, A3, A4 अप टू AN, तो यहां पर एक जनरल रूल फॉलो होगा। वो जनरल रूल क्या होगा कि आपकी यहां पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो कैसे मिलेंगी, एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिलेंगी। उसी स्पेसिफिक कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप आगे वाला माइनस पीछे वाला करोगे तो आपको हमेशा वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर मिलेगा। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। तो आगे वाला माइनस पीछे वाला will always be a constant and this constant is known as common difference and it is addressed or it is denoted with small d। अब आपको पता है ये जो d भैया हैं ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और ये आपका जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि यार एक तरीके से आप देख सकते हो कि इंक्रीज कर रही हैं टर्म्स, मतलब इंक्रीजिंग एपी टाइप का हो गया। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग एपी, जीरो का मतलब है कि सारी टर्म सेम है, कांस्टेंट एपी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़कर आए थे। एक तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला निकाला था, क्या होता था वो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता था फॉर एपी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, क्या होता था, n/2। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला फर्स्ट एन टर्म्स का क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे, आप अंदर वाले भैया को थोड़ा सा ओपन अप करोगे तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस an भी लिख सकते थे आप इसको। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में भी मैं यहां पे लिख देता हूं n/2 a प्लस nth टर्म। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हम लोग सीख कर आए थे। अब यहां से हम लोग थोड़ी और बातें सीखेंगे। अरिथमेटिक मीन पे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अब उस पर थोड़ा सा डिटेल में, डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। चलो एक सवाल कर लेते हैं उससे पहले। इफ in an AP, if mth term is n and the nth term is m, where m is not equal to m, find the pth term। मतलब ये बात हमको दी हुई है कि mth टर्म अगर मेरी n है तो मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है बच्चों, n के बराबर है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी m के बराबर है। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन मिल गई, a और d की वैल्यू निकाल लूं यहां से और फिर pth टर्म के लिए डाल दूंगा यार, सिंपल सी कहानी। और देखो यहाँ तो चीजें इतनी इजी हैं कि अगर आप इसको माइनस करोगे तो a डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, md माइनस डी nd माइनस डी, तो ये जो माइनस डी है इनको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, md माइनस nd, मतलब अगर d कॉमन लूंगा तो m माइनस n इंटू डी। दो स्टेप खा गया हूं बीच में भाई, लेकिन कैच करना पकड़ना पड़ेगा अब। ठीक है, कैच करना पकड़ना पड़ेगा। इज इक्वल टू n माइनस m, आंखें चमकी, कुछ खूबसूरत दिख रहा है आपको आपकी नजरों के सामने, इसको क्या करो, ये m माइनस n है, ये n माइनस m है, काटोगे तो माइनस 1 मिल जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, माइनस 1। अब इस d की वैल्यू माइनस 1, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन अपनी मन के हिसाब से, कहीं पर भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जितना दान करना है कर दीजिए, यही बोलते हैं ना पंडित जी घर आके, है ना। लेकिन चाहते हैं कि 11,000 पे 21,000 पे मिल जाए भाई, तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, तो d की वैल्यू माइनस 1 हो गई, डाल देते हैं। तो a प्लस ये हो जाएगा बेटा m इंटू माइनस 1, दैट इज माइनस 1,
-1 इंटू -1 वुड बी +1 इज इक्वल टू n। तो a की वैल्यू क्या हो गई, देखो a की वैल्यू हो गई m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। अब यहां से अगर आपको pth टर्म के बारे में पता करना है, दूसरा पेन ले लेते हैं ना, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, m प्लस n माइनस 1 डाल देते हैं, और p माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1। तो देखो इसके ये उड़ गया, m प्लस n माइनस p। ये एक बहुत खूबसूरत रिजल्ट है, ये क्वेश्चन मैंने जान के करवाया है, जेई मेन में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा टाइप का कुछ दिया जाए कि आपकी mth टर्म n के बराबर है, nth टर्म m के बराबर है, और आपसे कोई भी रैंडम rth pth टर्म पूछ ले, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और जो टर्म पूछी गई है वो माइनस करना है। समझ आया कहानी? कितना खूबसूरत रिजल्ट है, इसको भी तुम लोग नोट डाउन करके लिख लो। चलो आ गए भाई तुम्हारे फेवरेट सवाल पे, तुम्हारी दुखती नब्ज पे। रोना नहीं है ना, पास्ट को याद करके रोना नहीं है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। अब जो 30 मार खान बच्चे होंगे, जो लाजवाब बच्चे होंगे, जिन्होंने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा, वो तो बोलेंगे सर आपने अभी अभी बताया था कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स दी हो, दो एपी का रेशो दिया हो, है ना, रेशो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो, और हमसे कोई भी रैंडम रेशो पूछ लिया जाए दो टर्म्स का, जैसे यहां पर आपसे पूछा गया फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म, तो हमको क्या करना है सर, n की जगह 2m माइनस 1 पटकना है। m की जगह 12 दिख रहा है, तो मतलब सर n की जगह 2 इंटू 12 24 माइनस 1 दैट इज 23 डालना है बस। तो यहां पर अगर आप n की जगह 23 डालोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूं, क्योंकि कोई भी चीज रटनी नहीं है, हर के पीछे हर जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट से ही बनाई जाती है। भगवान ने लाके ऐसे हमारी झोली में नहीं डाली है। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फिर पैटर्न मिलता है। चलो, तो आपको दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस। तो यार मान लो जो आपकी पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है AP1, वो उसका आपका फर्स्ट टर्म है स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d। आपकी AP2 मतलब दूसरा जो आपका AP है, उसकी आपकी फर्स्ट टर्म है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D। ठीक है, अब आपको सम ऑफ n टर्म्स बताना है, तो अगर मैं इसके सम की बात करूं, सम ऑफ n टर्म्स की, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, n बटा 2 अंदर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैं अगर इसके सम की बात करूं, इसको s डैश n लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अगेन n बाय 2। n तो सेम ही रहेगा ना बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। यहां पर चेंज आएगा, 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। ठीक है, इसका ले लो रेशो। यही तो करना है, यही तो करना है बालकों। अब देखो, यहां से आप लोगों को एक चीज प्यारी सी चमकाऊंगा मैं, फटाफट से दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। कर दो। आपको ये बात पता है ना कि आपका जो सम वाला फॉर्मूला है उसमें 2a आता है, और जो आपका nth टर्म वाला फॉर्मूला है उसमें a के बगल में 1 होता है। अगर उसने मेरे को रेशियो ऑफ 12th टर्म फाइंड आउट करने को बोला है, तो सर मेरे को उसने ये चीज बोली है, ये पता लगाओ। कुछ गलत लिखा गया नहीं, तो मेरे को a और a के बगल में क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। तो अगर मैं इस 2 को 1 भेज दूं, तो क्या ये 2 बटा 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा? आप लोग बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो सर कर दो ना, किस चीज के इंतजार कर रहे हो, तो भाई कर देते हैं। a प्लस, अब बेटा ये 2 सिर्फ इसके पास तो जाएगा नहीं, इसको तो अंदर जाके हर किसी से घुलना मिलना पड़ेगा। तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू स्मॉल d, a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी। बस अब जो चाहिए और जो आ गया है उसको ऐसे दोनों हथेली पे रखो और कंपेयर कर लो। स्मॉल a की जगह स्मॉल a, d की जगह d, और ये 11 कहां दिख रहा है, n माइनस 1 बाय 2 की जगह। ये नीचे वाला 11 कहां दिख रहा है, यहां। तो ऑब्वियस सी बात है, n माइनस 1 बाय 2 को 11 पुट करना है, तो मेरे को मेरा रिजल्ट मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए। तो यहां से देखो n की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 11 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 23। दैट इज नथिंग बट 23। देखो आ गया।
2m-1। बोलो, समझ आ गया बच्चों? n की वैल्यू क्या पुट कर दी? 23 पुट कर दी। अब देखो, यहां से रिजल्ट आप अलग तरीके से भी देख सकते हो कि यार जो निकालना था उससे एक कम किया और फिर ऐड कर दिया, या फिर यार जो था उसी में एक माइनस कर दिया, है ना? चीजें तो सेम है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? 2m-1 प्लस m। जब इसको ओपन अप करूंगा तो 2m-2 प्लस 1, तो बना क्या? 2m-1। इसलिए डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं। क्लियर कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे ऑफ अरिथमेटिक मीन। पानी पी लेते हैं, है ना? ऑलमोस्ट 40 मिनट हमने कवर कर लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मेरे पास ना दो लोग हैं ए और बी, मेरे पास क्या है? दो लोग हैं ए और बी, और मेरे को इनके बीच में ना एक स्पेशल इंसान चाहिए। ऐसे स्पेशल इंसान चाहिए जो कि इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हो। एक तरीका ये, ठीक है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हो। दूसरा तरीका बोलने का ये कि मेरे को इन दोनों लोगों के बीच में ऐसा इंसान चाहिए कि ये तीनों के तीनों क्या हो जाए? एपी में हो जाए। आप बोलोगे सर दोनों बातें ना थोड़ी सी अलग अलग लग रही है। हम लोग दोनों स्टेटमेंट्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अपने पहले वाले तरीके से सोचूं बेटा, तो अगर इस ए की बात करूं तो इस ए को इन दोनों के बीच में आके बैठना है ना? इन दोनों के बीच में आके बैठना, और किस तरीके से बैठना है कि ये एग्जैक्टली ए और बी के बीच में आ जाए, इक्विडिस्टेंट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, ये 3 और ये 6, तो इनके बीच में कोई बिठाना है जो 3 से भी उतना दूर हो जितना 6 से हो। तो आप बोलोगे सर इनका गैप देखो 3, और उसको आधे से डिवाइड कर दो, है ना? तो 3 को आधे से डिवाइड करूंगा, 1.5 डेढ़ बचेगा। तो सर डेढ़ इससे आगे चले जाओ, डेढ़ पीछे चले जाओ, तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा चलो दूसरे नंबर लेते हैं, 4 ले लेता हूं और 9 ले लेता हूं। तो आपने क्या किया? दोबारा से इनका डिफरेंस देखा 5, इसको आपको आधा करना है 2.5, तो यहां से आप आगे चले गए 2.5, और यहां से आप पीछे चले जाओगे 2.5, तो 6.5 पे आप लोग पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? 6.5 पे पहुंच जाओगे। अब आप लोगों ने 10th क्लास में ए और बी का अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। क्या होता था फॉर्मूला? a प्लस बी बाय 2, याद होगा आप लोगों को, a प्लस बी बाय 2। क्या अगर दो लोगों का, दो नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो भी क्या सेम फॉर्मूला नहीं होता? बताओ, दो नंबर्स का मेरे को एवरेज निकालना हो, एवरेज क्या होता है? मीन क्या होता है? याद आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था। ऐसा नंबर, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 और 6 को ऐड करूं तो 9 मिलेगा, और 4.5 को भी 2 बारी ऐड करूं तो 9 मिलेगा। अगर मैं 4 और 9 को ऐड करूं 13 मिलेगा। इनके अरिथमेटिक मीन को मैं इंटू 2 करूं तो भी मेरे को 13 मिलेगा। तो अरिथमेटिक मीन, एवरेज, एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देता है। मतलब इन दोनों के सम के बराबर क्या होगा? इसका 2 गुना होगा। तो यही क्या है आपका अरिथमेटिक मीन। बोलो इसको एवरेज, बोलो एवरेज ऑफ टू नंबर्स, बोलो। हर जगह आपको सेम कॉन्सेप्ट विजुअलाइज होना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स। दिख रहा है जो मैंने यहां पे दिखाया? तो हमने जो दो स्टेटमेंट्स देखी कि सर ने बोला कि यार इसके बीच में एक नंबर डालना है इस तरीके से कि वो यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंसेस पे दिखे, या फिर ऐसा बोल दें सर कि ये तीनों टर्म्स किस में दिखनी चाहिए? एपी में दिखनी चाहिए। देखो है या नहीं एपी में? है या नहीं एपी में? ऑब्वियस सी बात है, जब बीच में डाल रहे हो तो सिमेट्रिकली प्लेस कर रहे हो ना उसको, तो कॉमन डिफरेंस का आप अपने आप ही ध्यान रख रहे हो, है ना? कॉमन डिफरेंस का आप अपने आप ही ध्यान रख रहे हो। तो अगर आपको दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा? ऐसा नंबर कि जब आप दो नंबर्स के बीच में प्लेस करो तो ये तीनों नंबर्स किस में दिखे मेरे को? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिखे। तो ऐसा बीच का नंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता यार सर, एवरेज निकाल दो सिंपली। तो दोनों को ऐड करके बटा 2, ठीक है। अब अगर मैं 3 नंबर्स की बात करूं, देखो यहां पे ना थोड़ी कंफ्यूजन होगी बच्चों को।
3 नंबर्स की बात करूं, 3 नंबर्स के मैं बात करूं कि यार अब मेरे को एवरेज बता दो, इनका क्या बता दो, एवरेज बता दो। तो आप बोलोगे सर तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, लेकिन अब इनको बीच में कैसे प्लेस करोगे, एक ही तो नंबर आया ना, एक ही तो नंबर आया, इसको बीच में कैसे प्लेस करोगे। तो इस पे मैं जब आपको थोड़ा जनरल सेंस में मतलब बताऊंगा अरिथमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, तब आऊंगा मैं इस पे, ठीक है। अभी आप लोगों को ये समझना है कि अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं है। अरिथमेटिक मीन का जो मतलब है, जो सेंस है, वो इस तरीके से है कि आपको बीच में एक ऐसा नंबर प्लेस करना है कि ये तीनों नंबर किस में आ जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। किस में आ जाए बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि यार अब ना मेरे पास 2 लोग हैं, ए और बी, लेकिन अब मेरे को इनके बीच में 2 लोग प्लेस करने हैं। क्या करना है, 2 लोग प्लेस करने हैं, एक A1 और एक A2। किस तरीके से प्लेस करने हैं कि ये चारों के चारों AP में आ जाए। तो इसी को बोलने का क्या तरीका है कि आई एम इंसर्टिंग 2 numbers between A and B such that A, A1, A2 and B are in arithmetic progression। एक और तरीका क्या है बोलने का कि मैं क्या कर रहा हूं, A और B के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। इंसर्टिंग 2 अरिथमेटिक मीन्स, जब मैं ये बोलता हूं आपको खुद समझना है कि 2 नंबर्स डालने हैं, किस तरीके से डालने हैं कि आपके ये रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए। तो अब यार देखो, इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप मेरा जंप मेथड भी लगा सकते हो जो मैंने आपको क्लास 10th में सिखाया था। अगर वो नहीं समझ आ रहा तो आप बहुत सिंपली देख सकते हो बेटा। देखो आपको दोनों तरीके सिखा देता हूं इमेजिन करने के, फर्स्ट केस और सेकंड केस, जो भी आपको समझ आए आप उससे रिजल्ट्स को याद रख सकते हो। केस 1 क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं बेटा, तो अगर मैं 2 नंबर्स बीच में डाल रहा हूं, इसको जनरलाइज कर लेंगे बाद में, तो आपका जो ये बी है बेटा, ये अल्टीमेटली हो क्या गया, 4th टर्म नहीं हो गई, बताओ 4th टर्म नहीं हो गई है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो ये 4th टर्म है क्या होगी बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a प्लस 3 और d क्या हो जाएगा, d को d लिख दो। तो यहां से अगर मैं d का फॉर्मूला निकालूं, मतलब कॉमन डिफरेंस का निकालूं, तो क्या आएगा, b माइनस a बटा 3, मतलब b माइनस a बटा 3। 3 क्या है बेटा, 2 अरिथमेटिक मीन जब आपने इंसर्ट किए तो 2 में 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड कर दो। मतलब अगर यहां पे मैंने 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए होते तो मेरा d का फॉर्मूला क्या बन जाता, b माइनस a डिवाइडेड बाय 5, 4 से 1 ज्यादा आ जाता डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ध्यान देखो दूसरा केस, तरीका, दूसरा विजुअलाइज करने का तरीका, जंप मेथड याद है, 1 कॉमन डिफरेंस, 2 कॉमन डिफरेंस, 3 कॉमन डिफरेंस, है ना। ये जो 3 कॉमन डिफरेंस है यही तो आपको A से B तक पहुंचा रहा है, मतलब इनका डिफरेंस कवर हो रहा है, दैट इज B माइनस A। तो D क्या आ गया, डायरेक्टली B माइनस A बटा 3, ऐसे भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। अब यहां से अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं बच्चों, यहां से अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, मतलब कहने की बात यह है कि A और B के बीच में अब मैंने n नंबर्स को इंसर्ट किया है। क्या किया है, n नंबर्स इंसर्ट किए हैं सच दैट दीज, कितने नंबर्स हो जाएंगे, n ये है, एक ये n प्लस 2 नंबर्स, n प्लस 2 टर्म्स हो गई इस पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ऑल दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब बेटा देखो, अगर मैं सिंपली यहां से बेसिक लेवल से चलूं तो आपको पता है कि सर d किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग अपना nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, या फिर आपने जो दूसरा विजुअलाइजेशन तरीका बताया, देखो ये a है, ये क्या है बेटा आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी, n प्लस 2th टर्म हो जाएगी, n प्लस 2th टर्म हो जाएगी। तो कितने जंप्स लगेंगे पहली टर्म से n प्लस 2th टर्म जाने के लिए, याद रखो हमेशा एक कम जंप लगता है, मतलब n प्लस 1 जंप्स लगेंगे, n प्लस 1 इंटू डी, एक जंप इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा।
तो डी की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। या फिर डायरेक्टली जो मैंने आपको तरीका बताया था दिमाग में रखने का, कैसे आप याद करोगे, दोनों का डिफरेंस लो डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स को इंसर्ट कर रहे हो उससे एक ज्यादा। क्लियर कहानी। अब वो क्या करेगा, आपको n नंबर्स इंसर्ट करने को बोलेगा, तो उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस की जरूरत होगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन वो नंबर्स का कैसे पता चलाओगे। तो बेटा जो यहां पर a1 a2 a3 करके ऐसे जो n नंबर्स इंसर्ट करोगे, अगर इनको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो a1 क्या है बेटा, a1 और कुछ नहीं है, सेकेंड टर्म है ना इस AP की, तो a प्लस डी हो जाएगा, दैट इज स्मॉल a प्लस 1 b माइनस 1 n प्लस 1। a2 क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस, इसकी क्या है थर्ड टर्म है ना, तो मतलब a प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो देखो यहां पर भी आपको पैटर्न दिख रहा है याद करने का। अगर पहला अरिथमेटिक मीन निकालना है बीच का, तो क्या करो, a प्लस 1 इंटू डी, दूसरा निकालना है तो a प्लस 2 इंटू डी, a3 निकालना होगा तो क्या निकलेगा बेटा, a प्लस 3 इंटू डी। ठीक है, सॉरी ये स्मॉल a3 नहीं है, ये कैपिटल A3 है। कहानी क्लियर। इसको प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में लिख लो, और फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चल ठीक है, कहानी समझ आ गई। तो एक बारी हम लोग इसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या था भाई। ऐसा नंबर था सबसे पहले, तो एक ऐसा नंबर था जो दो नंबर्स के बीच में डालूं तो वो तीनों के तीनों मेरे को AP में आते हुए दिखें। फिर हमने देखा कि यार एक नंबर से ज़्यादा नंबर्स भी इंसर्ट करे जा सकते हैं, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि A और B के बीच में अगर हमको n नंबर्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो मेरे को D कैसे दिखेगा, D होगा बेटा B माइनस ए बटा n प्लस 1। फिर अब यहां से वो अगर कोई से भी स्पेसिफिक अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर ले, सर यहां पर मान लो वो बोलते 7th अरिथमेटिक मीन कौन सा है, 7 इंसर्टेड नंबर कौन सा है, तो A7 निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा बेटा, क्या बोला, जो यहां आएगा वही D के बगल में आएगा, a प्लस 7 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 7। क्लियर। चलो चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th term is 5/9. 5/9. Find the value of m. Find the value of m. तो जो उसने बोला हुआ उसी के हिसाब से मैं अपनी कहानी लिख देता हूं। सबसे पहले तो बेटा मेरे को बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर m नंबर्स को इंसर्ट किया जा रहा है 1 और 31 के बीच में, तो 31 माइनस 1 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय m नंबर्स को इंसर्ट किया गया है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m प्लस 1। रेशियो ऑफ 7th एंड द m माइनस 1th नंबर एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5:9। अब बच्चों को यहां पे एक बहुत प्यारी कंफ्यूजन होगी कि ये सर 7th और m माइनस 1th क्या टर्म है AP की, रिजल्टेंट AP की, या फिर ये जो मैंने नंबर्स इंसर्ट किए हैं वो हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। Resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers that are inserted। तो मतलब एक्चुअली AP के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 8th और mth टर्म के बारे में बात कर रहा है, वो 8th और mth टर्म के बारे में बात कर रहा है। और अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बात करूं तो कैपिटल A 7 और वो कैपिटल A m माइनस 1 के बारे में बात कर रहा है। याद है अभी अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड बताया, इसको क्या करेंगे, A प्लस यही आएगा क्योंकि ये 8th टर्म हो गई है तो बेटा 7D हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर आपको नंबर्स के पर्सपेक्टिव से लिखना है, इंसर्टेड नंबर्स के पर्सपेक्टिव से, तो यही नंबर आप आगे डाल देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस m माइनस 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1।
बस अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का रेशो लेना है, इसको 5:9 से इक्वेट करना है। ए की वैल्यू आपको 1 पुट कर देनी है यहाँ पर, ठीक है, ए की जगह 1 पुट कर देना, आपको एम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। बस यहाँ पर मैंने आपको चीज बता दी जहाँ पे बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन होती है। चले आगे, चले आगे। यहाँ पे यार मैंने बबीता से बात कर दी, हो गई थी, यहाँ पे 4 बजे तक नहीं आएंगे। ठीक है, इफ A1 A2 A3 ऐसे करते करते आपको एपी दी गई है, और बहुत लाजवाब सवाल है बेटा, है ना। जब आपका जी एडवांस का जो पेपर हुआ करता था, सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ऐसा सवाल आया था। अब तो ऐसा सवाल देख के हम लोगों को पता है कि हमने क्लास 10th में भी ऐसे सवाल करे हैं, अब तो NTSC भी ऐसे सवाल पूछ लेता है ना, जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं क्लास 10th लेवल पे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, क्या इसमें पैटर्न है, चलो मिलकर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लाइव सॉल्व करेंगे इसको। डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, n-1 और n टर्म। तो आप देख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपको जब भी ऐसा दिखे ना, तो आपको देखो बेटा, सिंपल सी बात है, पैटर्न क्या होगा, अगर मैं क्या करूं, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दूं। कॉमन डिफरेंस क्या है, आगे वाला माइनस पीछे वाला। अगर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। यहां पे A1 और A2 इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लिख देता हूं, बोलो हाँ ना, है ना, डिवाइडेड बाय A1 A2। तो मैंने पहली टर्म को कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया बस, क्योंकि ये भी D है और ये भी D है, कट जाएंगे तो यही बचेगा एंड में। अब एक और चीज समझो, प्लस सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकता हूं, A2 A3, और यहां पे D है, तो बेटा यहां पर भी D होना चाहिए, लेकिन अब A3 और A2 की टर्म्स में दिखे D। चलो नेक्स्ट टर्म पे आता हूं, A4 माइनस A3, और नीचे क्या आएगा, A3 इंटू A4। ऐसे करते 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 बेटा मैं कहां तक आ जाऊंगा, मैं यहां तक आ जाऊंगा, और इसको कैसे लिखूंगा, an माइनस an माइनस 1 डिवाइडेड बाय an माइनस 1 इंटू an। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं। तो देखो बेटा, अगर आप इसको ऐसे देखो और ऐसे देखो, तो चीजें आपको और प्यारी दिखने लगेंगी, खूबसूरत दिखने लगेंगी। A2 से A2 गायब, 1/A1, और ये हो जाएगा -1/A2। सिमिलरली आप यहां पर भी गेम खेलेंगे ऐसा ही, तो A3 से A3 गायब हो जाएगा, तो बेटा देखो 1/A2 आएगा, और फिर क्या आएगा, -1/A3। फिर यहां से देखोगे तो क्या आएगा, +1/A3 -1/A4 एंड सो ऑन। तो देखो यार, चीजें पता है कैसी हो रही हैं, चीजें ऐसे निकल कर आई हैं कि अंदर ना ये सबके सब एक दूसरे को खाने को रेडी बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, खाने को रेडी बैठे हैं। तो देखो यहां से क्या निकलेगा, 1/an माइनस 1, और फिर क्या होगा, -1/an। तो जो ये 1/an माइनस 1 है, इसको उसके पीछे वाली टर्म खा जाएगी, एंड में पता है क्या बचेगा, सिर्फ 1/an। ठीक है, क्या बचेगा, 1/an। सॉरी, माइनस है ना, तो यहां पे माइनस का साइन लगा होगा, यहां पे आएगा माइनस का साइन। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या, ये सबके सब खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म और सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो A1 और AN का प्रोडक्ट मिल गया, ऊपर क्या आएगा, जब इसका आप LCM ले लोगे तो AN माइनस ऑफ 1, दैट इज AN माइनस A टाइप का A1 लिख देता हूं, चलो, और यहां पे A1 इंटू AN, और ये बाहर वाले D भैया को मत भूल जाना, ठीक है, 1/D। अब an क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो हाँ या ना। तो a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a1 इंटू an इंटू डी। ये लो, जो चाहिए था राइट हैंड साइड पर मिल गया। और बहुत लाजवाब सवाल है ये, ठीक है, मजाक मत समझना, हमने किया हुआ है पहले, इसलिए हमको पैटर्न दिमाग में है। लेकिन जो बच्चे इस सवाल को पहली बार देख रहे होंगे, वो दोबारा से इसका एक बारी सॉल्यूशन देख लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो
ये एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है भाई, और आपके स्कूल एग्जाम्स में हो सकता है कि ये हूबहू सवाल आपको दिख जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक यहाँ पे खूबसूरत सी चीज दी हुई है और बोला गया है कि दिस इज द एम दैट इज अरिथमेटिक बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अगर आपको दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो आपको पता है आप क्या करते हो, एवरेज कर लेते हो a प्लस बी बाई टू। दैट मीन्स a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज गिवन एज a प्लस बी बाई टू। चलो गेम खेलना चालू करते हैं। तो दो को यहाँ ले जाओ, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हम लोग पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाए। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएंगे भैया के पास तो a की पावर n हो जाएंगे, ये b से मिलेंगे तो ऐसे दिखेंगे, है ना, मिलना मिलाना कर रहे हैं। b की पावर ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू ए, और b की पावर n माइनस वन जब b से मिलेगा तो बेटा ये हो जाएगा। तो देखो एक ये इसको लेके चला जाएगा, एक ये इसको लेके चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर n और फिर प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस b की पावर n माइनस वन इंटू ए। अब देखो यार, a की पावर n के पास a की पावर n ले जाओ, लाइक के पास लाइक ले जाओ, है ना। तो इसको अगर मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, इन दोनों को देखो, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा बेटा, a माइनस बी, और राइट हैंड साइड में अगर मैं b की पावर n माइनस वन कॉमन लूंगा तो यहां से a बचेगा और ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस b। तो देखो कहानी उड़ गई। तो हमारे पास आ क्या गया, अब देखो दोनों की पावर सेम है तो कंबाइन कर देते हैं। दैट मीन्स a बाय बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन, है ना। इसको मैं क्या ले गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया और पावर सेम थी तो दोनों को कंबाइन कर दिया। किसी की भी पावर अगर वन आ रही है दैट मीन्स n माइनस वन हैज टू बी इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू वन। खत्म। क्लियर है कहानी। ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्टली दिमाग में भी रख सकते हैं, या फिर अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो यार n की वैल्यू यहाँ पे डालती पता चल रही थी कि n की जगह वन डालोगे तो सर ये a प्लस बी बन जाएगा, ये a की पावर जीरो b की पावर जीरो, वन प्लस वन टू हो जाएगा। चलो ठीक है। अब अगेन देखो सम ऑफ द एन टर्म्स। अब यहां पर ना आप लोग को डायरेक्टली रिजल्ट जो मैंने आपको बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आपको दिया हो एपी का सम दिया हो फर्स्ट एन टर्म्स का, तो एन स्क्वायर के बगल वाले भैया को अगर आप डबल कर दोगे तो आपको डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं वाला रिजल्ट कौन सा यहाँ पे डायरेक्टली यूज होगा। देखो ये रहा सिक्स्थ वाला पॉइंट, एन स्क्वायर के जो बगल वाले भैया हैं उनको डबल कर दो, डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कहाँ गए भाई, कहाँ गए। हाँ चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। सबसे ज्यादा जो प्यारे क्वेश्चंस पूरी क्लास 11th एनसीईआरटी में दिए गए हैं ना, शायद सीक्वेंस एंड सीरीज में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और फिर एनसीईआरटी से इसका सॉल्यूशन देख लें। अब आते हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि यार जैसे हमने एपी को तो अपने दिमाग में बसा लिया कॉमन डिफरेंस करके, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा हमारा क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इससे रिलेटेड है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ना प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट या फिर मैं बोलूं रेशो देखने को मिलता है। तो अगर कोई आपको सीक्वेंस दी हुई है a1 a2 an, और अगर आपको कोई बोल दे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि आगे वाली टर्म को अगर आप पीछे वाली टर्म से डिवाइड करोगे, रेशो लोगे आगे वाली का और पीछे वाली का, तो हमेशा आपको सेम इंसान देखने को मिलने वाला है। दैट मीन्स an प्लस वन डिवाइडेड बाय an will always be a same इंसान। वहां पे स्मॉल डी होता था, यहां पे इसको स्मॉल आर बोला जाता है। वहां पे क्योंकि बेटा हम लोग डिफरेंस करते थे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, इसलिए कॉमन डिफरेंस। यहां पे आगे वाला और पीछे वाले का रेशो ले रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है, कॉमन रेशो। क्या बोला जाता है, कॉमन रेशो। जैसे यहां पर आप लोगों को अब कैसे चमकेगा सर, तो बेटा देखो, अगर आप नेक्स्ट टर्म तक हमेशा पहुंच पाओ एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करके,
जैसे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे आगे वाला डिवाइडेड बाय पीछे वाला ऐसे बोल लो कि रेशियो सेम है, या फिर ऐसे बोल लो कि नेक्स्ट टर्म एक सेम नंबर मल्टीप्लाई कर करके मिलती चली जा रही है, जैसे मैंने एपी में ही बताया था आपको। अगेन यहां पे देखो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आप इसने आधे से डिवाइड किया, फिर दोबारा आधे से, दोबारा आधे से, तो आपका यहां पे दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आपका आर क्या हो जाएगा बेटा, यही नंबर 1/2, या फिर आप आर निकालना चाहो तो आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/2, इसका आर हो जाएगा। तो आर देखने के दो तरीके हैं, या तो आप वो कॉमन नंबर देख लो जो मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है, या तो आगे वाला डिवाइडेड बाय पीछे वाला कर लो, बातें सेम है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएंगे, अगर हम देखेंगे तो यार देखो -1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, दोबारा -1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, दोबारा -1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आर -1/3 आ गया। तो आपने देखा यार सर आर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है, आर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। समझ आ गई बात। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आर क्या जीरो हो सकता है, आर क्या जीरो हो सकता है। तो देखो अगर आर जीरो हो जाएगा बेटा, मतलब मान लो कि आर जीरो हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो हर एक टर्म जीरो हो जाएगी, हर एक टर्म जीरो हो जाएगी, 0/0 फॉर्मेट टाइप की चीज चली जाएगी। इसलिए यहां पे देखो डेफिनेशन में यही चीज मेंशन है, वेयर ईच टर्म इज नॉन जीरो हेंस आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना, आर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कहानी क्लियर। जनरल फॉर्म ऑफ एपी पे आते हैं, जैसे हम जनरल टर्म ऑफ जीपी पे आता है, सॉरी, जैसे हम जनरल टर्म ऑफ एपी के बारे में बात करते हैं a+n-1 इंटू डी, ऐसे ही हम लोग जीपी के पैटर्न को ऑब्जर्व करके एक nth टर्म निकालेंगे, जहां से हम हर एक टर्म के बारे में सोच पाएंगे, देख पाएंगे। तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं जीपी को एक जनरल तरीके से लिखना चाहूं, जैसे मैं एपी को ए फिर a+d फिर a+2d लिखता हूं, तो अगर मैं जीपी को लिखना चाहूं तो क्या मैं जीपी को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, पिछली साइड पे कर देता हूं यहां पे, है ना, कि अगर पहले a था, फिर सर ने क्या बोला कि आपने एक नंबर मल्टीप्लाई करा जिसको हम लोग r बोलते हैं, फिर यहां पे एक और बारी इसको मल्टीप्लाई करा AR3, तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है एपी को लिखने का। अब यहां पे देखो, आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। यार देखो जैसे जैसे आप टर्म के बारे में बात कर रहे हो और आर की पावर देख रहे हो, तो क्या अगर थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2 थी, फोर्थ टर्म थी तो आर की पावर 3 थी, मतलब जिस टर्म के बारे में बात हो रही है आर की पावर उससे एक कम होगी। तो मतलब अगर मैं यहां पर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म लिखना चाहूं तो सर a लिखो फिर r लिखो, और r की पावर क्या होगी, जिस टर्म की बात कर रहे हो उससे एक कम, दैट इज n-1। बस यही है आपका जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी, a इंटू r की पावर n-1। क्लियर कहानी। पैटर्न को ऑब्जर्व किया और हमने क्या किया बेटा, डिकोड कर लिया, डन। अगेन आपको दिखा कि भाई पैटर्न को ऑब्जर्व करके जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाया है, तो हमारी nth टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू r की पावर n-1। अब बेटा फिनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी होती है, लाइक जो आपको पिछले वाले केस में पढ़ाया था, फिनाइट जीपी वो हो जाएगी जहां पे आपकी फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी हो जाएगी जहां पे आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फिर मैंने क्या बोला, सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज होती है। तो अगर आप ये फिनाइट जीपी का हर एक टर्म के बीच में प्लस साइन डाल के इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, सम की बात नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूं, सिर्फ सीरीज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, तो अगर इस तरीके से लिखूंगा तो ये क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिको सीरीज। किसी किसी बुक में ज्योमेट्रिक लिखा होता है, कभी कभी ज्योमेट्रिक को भी लिख देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने के बाद सम ऑफ n टर्म्स देखा था, ऐसे ही हम लोग यहां पर भी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देखेंगे। अगर मैं सीरीज लिखना चाहूं तो इसका मतलब ये है, फर्स्ट n टर्म्स को मैंने यहां पर ऐड करता हुआ दिखा दिया। अब अगर मैं ये सम ऑफ सीरीज निकालना चाहता हूं, सम ऑफ 2 n टर्म्स निकालना चाहता हूं, मतलब मेरे को रिजल्ट चाहिए फाइनल,
तो अगर बेटा r की जगह 1 रख दूंगा तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, सब के सब a हो जाएंगे अप टू n टर्म्स, तो a विल बी एडेड n टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, सम विल बी इक्वल टू a इंटू n। a इंटू n, ठीक है। अब अगर r मेरा 1 नहीं होता है तो देखो यार, इसको मैं प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। यहां पर आप जब दोनों साइड पे r से मल्टीप्लाई करके एक सेकंड इक्वेशन बना दोगे और फिर आप जब माइनस करोगे ना, तो देखो ar स्क्वायर ये सब कटते चले जाएंगे। तो वहां से आपके पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आता है। अगर r आपका 1 के बराबर नहीं है तो सम क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a ब्रैकेट में r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो माइनस साइन बाहर निकाल दोगे तो a की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो जब r 1 नहीं होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे। डायरेक्टली मैंने रिजल्ट लिख दिया यहाँ पर, प्रूफ आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। Which term of the GP 2832 up to n terms is this? बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मेरे को 1 मिनट दो ना, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, मैं उस पर रिप्लाई कर दूं। चलो, तो अगेन अप टू n टर्म्स इज दिस, तो विच टर्म, मतलब आपको अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है। तो अब देखो यार, a की जगह क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, r की जगह क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लो यार ये nth टर्म है कोई सी भी, तो an विल बी इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1, दिस हैज टू बी इक्वल टू 131072। अब देखो गंदा सा नंबर है, तो अगर मैं 4 की पावर n-1 यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 छिक्के 12, 1 1, 2 पंजे 10, 1 0, 5 2 तिया 6, 1 2 16, ये आएगा 65536। अब ये एक थोड़ा सा टास्क है बेटा, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। मेरे हिसाब से 4 का अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, n की वैल्यू क्या डालूं, ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी, 10 डालूंगा तो 4 का 9, 4 की पावर 9 वुड बी 256 इंटू 256 इंटू 4। तो आई थिंक यहाँ पर n की वैल्यू कुछ 9 या 8 आएगी, ठीक है। तो आप लोग वो चेक कर लेना दोस्त। मेरे हिसाब से इसका आंसर n की वैल्यू n-1 9 होगा, तो शायद n की वैल्यू 8 आएगी, एक बार ही चेक कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर देना इसको। और हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के लिए एक चीज और दिमाग में रखना, 2 की पावर 10 आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत जगह यूज होता है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा ये, तो आपका टाइम बच जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। If the third term is 24 and the sixth term is 192, find the 10th term। सिंपल सा सवाल है। थर्ड टर्म मतलब AR स्क्वायर और सिक्स टर्म मतलब AR5, ये 24 है और AR5 क्या है बेटा, AR की पावर 5 192 है। AR5 बोलूं तो समझ जाना AR की पावर 5 की बात कर रहे हैं सर। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, तो R का स्क्वायर R की पावर 5 मतलब R का क्यूब विल बी इक्वल टू 192/24। ये किसके बराबर आएगा, अगर आप इसको 8 से करोगे तो ये चला जाएगा, हाँ। तो R का क्यूब 8 है, तो R की वैल्यू आ गई 2, R की वैल्यू आ गई 2। अब 10th टर्म बताना है, मतलब देखो 10th टर्म बताना है तो यहाँ से सबसे पहले आप A की वैल्यू निकाल लो, तो 4, A की वैल्यू हो जाएगी 6, A की वैल्यू हो गई 6, सही बोला ना मैंने, हाँ एकदम सही बोला। तो अब 10th टर्म निकालना है, तो A R की पावर 9 बताना है, विल बी इक्वल टू 6 इंटू R क्या है हमारा 2, 2 की पावर 9। सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा। अगेन देखो, इसको अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो ये 2 इंटू 3 है, तो 2 की पावर 10, 1024 इंटू 3, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। 1024 इंटू 3 अगर मैं बात करूं तो 3072 हो गया सिंपली। इसलिए मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में कि 2 की पावर 10 हमेशा तुम लोग दिमाग में रखना।
अब अगेन ये क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज दिस। तो आपको अपना फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। देखो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या है 2/3 डिवाइडेड बाय 1, तो 2/3 है ना। तो r आपको दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू 1 है, तो आपका सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a मतलब 1, फिर आएगा 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, दैट मीन्स 1 माइनस 2/3, नीचे भी 1 माइनस 2/3। देखो इसको दिमाग में रखने का तरीका क्या है, आपको देखो ऊपर और नीचे ना वही सेम चीज दिखेगी, बच्चों को ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है। तो देखो वैसे यूजुअली ये वाली चीज हम लोग यूज करते हैं जब r ग्रेटर देन 1 हो, और ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जब r लेस देन 1 हो। बच्चे क्या करते हैं 1 माइनस r की पूरे की पावर n कर देंगे, प्लीज वो गड़बड़ मत करना। और आप देखो कि यहां पर भी वही चीज है, बस ऊपर r की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2/3, अब फर्स्ट n टर्म्स के लिए यहाँ पे n कर दोगे और फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए यहाँ पे 5 कर दोगे। तो आप ऐसे कर दो 1 माइनस 2/3 की पावर n टाइप का कर दो। तो इसको आप सॉल्व कर देना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। n के टर्म्स में निकाल के n की जगह 5 डाल दोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आ ही जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव, अगेन यार ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में डाल लो, तुम्हारा बेसिक एनसीईआरटी का सवाल है। मैं जब इसकी पीडीएफ दूंगा तो तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस। क्योंकि हमने वो वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना यार, एपी में जब 3 टर्म लेनी होती है, 4 टर्म लेनी होती है, 5 टर्म लेनी होती है, कैसे लेते हैं, तो जीपी में कैसे लें। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा हमेशा, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम कर रहे हो आप फर्स्ट 3 टर्म्स का और फिर प्रोडक्ट कर रहे हो। अब अगर मैं अपनी जीपी कुछ ऐसी ले लूं बेटा, ए आर स्क्वायर टाइप की, तो सम भी दिख रहा है प्रोडक्ट भी दिख रहा है, लेकिन कुछ फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है ज्यादा। लेकिन अगर मैं ऐसी ले लूं अपनी जीपी ए बाय आर ए आर, देखो यहां पर भी तो आप नेक्स्ट टर्म आर मल्टीप्लाई कर करके पहुंच पा रहे हो ना। अब इनका अगर मैं बेटा प्रोडक्ट कर दूं a बाय आर इंटू ए आर, तो देखो मेरे को a क्यूब मिल जाएगा डायरेक्टली, विच इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां से डायरेक्टली मेरे पास 1, समझ रहे हो। तो मेरी एक्चुअली जीपी क्या हो गई 1 बाय आर 1 एंड आर। अब ये सम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12, यहां से आप लोगों को कॉमन रेशो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जैसे, और जीपी में यूजुअली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट दिया होगा आपको, तो प्रोडक्ट के लिए आप ऐसी टर्म्स को चूज करना जहां पे प्रोडक्ट करने से कैंसिलेशन आप लोगों को होती हुई दिख जाए, जैसे हम लोग एपी में फंडा लगाते थे। बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल है। और मैंने अगेन दोबारा से बोलूंगा, आपकी एनसीईआरटी में सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, जो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इंप्रूव करेंगे। अब जब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं तो आप लोग सोचोगे कैसे कि यार 777 ये सर एपी है या फिर जीपी है, 2 चीजें पढ़ाई हैं उसी पे बेस्ड सवाल होगा। तो आप लोग सोचोगे सर अच्छा 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 77, और ये 11 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है नहीं आ रहा सर 770 प्लस 77, सर नहीं गड़बड़ हो रहा। तो सर जीपी नहीं है ये ना एपी है, तो ये क्वेश्चन है क्या। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों से डिमांड कर रहा है कि आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो और अपने नॉन फेमिलियर जोन में लेकर आओ। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले बच्चों को दिमाग में स्ट्राइक करता है कि सर यहां पर 7 कॉमन निकाल लूं क्या, है ना। हर बच्चे को ये चीज स्ट्राइक करेगी कि सर चलो सम क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है मेरे को। ये सबसे पहले तो सम को प्यार से लिख लेते हैं, प्लस तो बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो सर एक काम करते हैं 7 कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आएगा ना 7, चलो सोच लेते हैं। तो यहां से 1 मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा बेटा 11 मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा 1 1 1 मिलेगा, फिर यहां से 1 1 1 1 मिलेगा एंड सो ऑन, है ना। यही तो मिलेगा प्यारी जनता, यही तो मिलेगा। लेकिन देखो अभी भी ये अंदर वाले भैया आप लोगों को अच्छे नहीं दिख रहे हैं,
है ना, अंदर वाले भैया ना आपको एपी दिख रहे हैं ना आपको जीपी दिख रहे हैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, अभी काम नहीं बना है। तो सोचेंगे कैसे यार? देखो, अगर मैं एक गेम खेल दूं, छोटी सी, क्या गेम खेल दूं कि इसको मैं 9, 99, 999, 4 बारी 9 ऐसा कर दूं, तो ये किस तरीके से दिखेगा? देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 9, 99, 999, 4 बार 9, आप बोलोगे सर इससे हुआ क्या, क्यों किया ऐसा? तो मैं बोलूंगा बेटा, अगर आप इन सबको देखो तो ये 10 से 1 छोटा है, ये क्या है बेटा 100 से 1 छोटा है, ये क्या है बेटा 1000 से 1 छोटा है, ये क्या है बेटा 10,000 से 1 छोटा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 10, 100, 1000, 10,000, जीपी मिल गई। -1, -1, -1, -1 एपी है, सिंपल सी, जहां पे डी 0 है, मतलब काम बन गया। काम कैसे बना? इन सबको 9 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 9 खैरात में तो आया नहीं होगा, तो हमको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर हमारा काम बनेगा अंदर जाके। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीरीज कैसी हो जाएगी? 7/9। आपको ये जीपी और एपी अंदर मिल गई है, 10 + 100 + 1000। ऐसे आपको कहां तक करना है बेटा? n टर्म्स तक करना है। ठीक है, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देना, और यहाँ पे -1, -1, -1 n टर्म्स, मतलब जब आप -1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -n। बस सवाल खत्म आपका। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, R हो जाएगा आपका 10 और A हो जाएगा आपका 10, और ये आपको पता ही है, और फॉर्मूला आपको पता ही है, इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं बेटा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज पे। वैसे तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हमने जो सम का फॉर्मूला पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हमने देखा था फिनाइट सीक्वेंस थी, फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, a + AR + AR² + AR³ जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए, तो क्या होगा? तो कैसे होगा? बताओ। अब ये बात हर किसी को पता होगी कि यार सर हमको कुछ तो फॉर्मूला ना ऐसा कहीं ना कहीं पे हमने पढ़ा है कि सर आंसर हो जाता है A/1 - R टाइप का कुछ, A/1 - R टाइप का कुछ। कहाँ गया पेन? हाँ। लेकिन क्या ये R > 1, R = 1, R <1 हर किसी के लिए वैलिड होगा, हाँ या ना? बताओ, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि अगर यहाँ पे R की वैल्यू > 1 होगी, R की वैल्यू <1 होगी, तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? बोलो 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 बोलो। एक सेकेंड, एक मैसेज का रिप्लाई कर लूं जब तक आप सोच लो। है ना? चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली समझ लो। मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि यार जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज के बारे में बात करोगे। तो अगर बेटा यहाँ पे R > 1 होता है ना, तो ये जो सीरीज है ये क्या करती है? ये सीरीज आपको एक सम नहीं देगी। ठीक है, इसको अब मैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के, यार क्यों परेशान कर रहे हैं ये? हाँ, अगर मैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मतलब से पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो अगर R > 1 होगा तो यहां पे कन्वर्ज नहीं होगा मेरा सम। लेकिन अगर R, यहां पे कैसे लिखते हैं बेटा? मॉड ऑफ R अगर <1 है, मतलब R -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये सम कन्वर्ज होता है, मतलब आप सम निकाल सकते हो, एंड सम विल बी इक्वल टू A/1 - R। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है, कंपटीशन में पूछा जाता है।
अब हम लोग आते हैं बेटा, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन सीखा वैसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन सीखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, चलो फिगर आउट करते हैं। ध्यान से देखो, दो नंबर्स हैं, इसके बीच में आपको एक ऐसा नंबर डालना है कि ये तीनों के तीनों क्या हो जाए बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो आपको पता है कि सर अगर ऐसा करना है तो हमको पता है g बटा a विल बी इक्वल टू b बटा g। इट इंप्लाइज दैट g स्क्वायर इज इक्वल टू ab। और सर जिस नंबर की आप तलाश कर रहे हो वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर दो बस। समझ आई कहानी? जैसे अगर मैं 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डालना चाहूं तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और अंडर रूट करना है 4। ठीक है, बोलो 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 बोलो। कहानी समझ आ गई? हाँ, ये आपका आर नहीं निकला है, प्लीज ध्यान रखना। ये आपका ये बीच का नंबर निकला है, बीच का नंबर निकला है। तो अगर आप यहां पे ऐसे देखोगे तो अब आपको दिख रहा है, अब आर दिख जाएगा आपको। ठीक है, कहानी क्लियर? कहानी क्लियर बच्चों? चल अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे हमने बेटा वहां पर पहले हमने 2-3 ऐसे केसेस देखे थे, फिर हम लोग उसको एक्सपैंड कर दिए थे और जनरलाइज कर दिए थे कि n अगर मेरे को नंबर्स इंसर्ट करने हो तो क्या फंडा चलेगा। तो अब सेम चीज मैं यहां पर करने वाला हूं, a और b। अब इसके बीच में अगर आपको n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, अगेन बेटा आप देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि जो ये वाले भैया हैं ये क्या है, कौन से नंबर पे आ रहे हैं, पहला, फिर ये n और फिर ये क्या हो गया, n+2th टर्म हो गई बच्चों, n+2th टर्म हो गई। बोलो हाँ है ना? अगर ये n+2th टर्म हो गई तो मैं अपना जनरल फॉर्मूला लगा लेता हूं जीपी का, जनरल टर्म वाला। तो अगर ये n+2th टर्म है तो b किसके बराबर है बेटा, a इंटू आर की पावर क्या होगा, एक कम, है ना, nth टर्म निकालनी होती है तो क्या होता था, a r n-1, ये हो जाएगा n+1। तो यहां से अगर मैं r फाइंड, जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, यहां पे अगर r निकालना चाहूं, क्योंकि r निकलते ही मेरे को मिल जाएगी ना जीपी, क्योंकि a मेरे को पता है ये सारी टर्म तक मैं जा पाऊंगा। तो ये हो जाएगा b बाय a, और ये जब यहां पे जाएगी पावर तो 1/n+1। अगेन इसको क्या है याद करने का तरीका, तो आप लोग पहले तो रेशो में ले लो, जो गिवन नंबर्स के बीच में आपको वो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, उनका रेशो ले लो डिवाइडेड बाय 1 + n+1। मतलब अगर मेरे को 3 करने होते तो ये 1/3 हो जाता, 4 करने होते तो 1/4 हो जाता। तो जैसे वहां पर +1 वाला कॉन्सेप्ट चलता था, फंडा चलता था, यहां पर भी चलेगा। अगेन अगर मैं बात करूं बेटा, इसके आगे खाली स्लाइड है या नहीं है, चलो छोड़ो, इसको यहीं कर देते हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड वो नंबर कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं, मतलब इस जीपी का थर्ड नंबर बताना है, दैट मीन्स AR² बताना है। तो क्या हो जाएगा वो, अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर मतलब G2 की, तो G2 क्या है, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, प्रोग्रेशन के हिसाब से बात करूं, तो वो कुछ नहीं है बेटा, A3 है आपका, दैट इज AR² है, दैट विल बी इक्वल टू A इंटू b बाय ए स्क्वायर, मतलब 2/n+1। तो अगेन देखो, अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो ये आपको यहां पे दिख रहा है, थर्ड नंबर निकालना है तो 3/n+1 हो जाएगा। जैसे वहां चलता था पैटर्न वैसे ही हमने यहां पर भी बना लिया। Insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। सिर्फ R फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी आप काम निकाल लोगे। R क्या हो जाएगा बेटा, 256 डिवाइडेड बाय 1 की पावर, कितने नंबर हैं भैया, 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर हो जाएंगे हमारे क्या, 1/4। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइप की हो जाएगी, -4 भी हो सकती है बेटा, -4 भी हो सकती है। ठीक है,
यहाँ से ऐसे कर लेना, कंफ्यूज हो रहे हो तो यार कि r की पावर 4 इज इक्वल टू 256, तो एक्चुअली यहाँ से r का स्क्वायर आपके पास 64 आ जाएगा, है ना, 64 आ जाएगा r का स्क्वायर, नहीं सॉरी r की अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये 16, सॉरी r की पावर, ये r का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास +-4 आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिजल्टिंग सीक्वेंस लिख सकते हो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप पे, और इस रिलेशनशिप पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन करो ट्रिग्नोमेट्री में घुसा हुआ दिख जाएगा, जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आते हैं वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगता हुआ दिखाई देता है। तो क्या है रिलेशनशिप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का? वैसे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला भी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। अरिथमेटिक मीन की बात करूं, दो नंबर्स के बीच में अगर मैं अरिथमेटिक मीन मतलब ऐसा नंबर डालना चाहूं जो कि तीनों टर्म्स को एपी में डाल दे, तो वो क्या होता था a + b/2। और ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं बेटा तो √AB। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको g बोल दूं, तो मेरे साथ फटाफट से एक बारी a - g लिख के बता दो। तो आप लोग बोलोगे सर a + b/2 - √AB, this can be written as a + b - 2√AB बटा 2। this can also be written as √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर - 2√A इंटू √B। ध्यान रखना ये जो रिलेशनशिप है वहां पर हम लोग A और B पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। ध्यान रखना ये बच्चे भूल जाते हैं, ये कंडीशन पहले है आपकी। A और B क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ऊपर देखो आपका √A - √B का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? √A - √B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बोलो आया ना? अगर A और B डिफरेंट है बेटा, तो जो ऊपर स्क्वायर वाली टर्म है, जो आपकी ये स्क्वायर वाली टर्म है, वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, है ना, ग्रेटर देन 0 रहेगी। और A और B अगर इक्वल हो जाते हैं तो 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग अगर A और B को डिफरेंट नंबर्स लेके चल रहे हैं तो आपको पता है ये ग्रेटर देन ही रहेगा। तो आपको दिख गया कि सर जो A - G है इट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और जो इक्वल वाले केस में वहां पर इक्वल हो जाएगा। भाई साहब ज्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं लेना चाह रहा था मैं, समझ आ गई कहानी? सो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस अगर करने हैं तो मैं आज नहीं लाया हूँ शायद इस पे बेस क्वेश्चन। और एक अगर इसको जनरलाइज करें तो बेटा आपका जो अरिथमेटिक मीन होता है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। आपने ये भी चीजें पढ़ी होंगी, अगर आप कोचिंग ले रहे हो जेई वगैरह की तो आपको पता होगा इसके बारे में। If AM and GM of two positive numbers A and B are 10 and 8 respectively। अब देखो यार जो ये पीछे मैंने पढ़ाया है ना, ये क्वेश्चन ना बहुत तरीकों से इस पे बनते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के बनते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करना कि हमको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन करने हैं रिलेशन वाले, तो आपको वहां से दिख जाएगा कि कैसे वो कॉन्सेप्ट मैक्सिमा वाले क्वेश्चंस में, जहां पे मिनिमा मैक्सिमा की बात होती है, वहां पर अप्लाई होता है वाला फंडा। AM and GM of two numbers A and B are 10 and 8 respectively. Find the numbers। तो देखो यार A + B आपको दिया हुआ है 10 के बराबर, A + B/2 मतलब A + B दिया हुआ है 20 के बराबर बच्चों। और ज्योमेट्रिक मीन मतलब √AB, मतलब AB की बात करूं तो वो जाएगा 64। A और B में दो इक्वेशंस दी हुई हैं आप लोगों को, और यहाँ से देखो यार आप लोग ना एक काम कर सकते हो, अगर A और B निकालना है ना आपको, तो आप A - B निकालने पे फोकस करो। जब भी आपको ऐसा दिया हो ना, अगर आप A - B निकाल लोगे तो इसको और A - B को यूज करके आप क्या करोगे, एलिमिनेट करके A और B के बारे में पता लगा सकते हो। तो एक काम करते हैं, A - B की खोज करना चालू करते हैं। कैसी होगी? A - B का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप लोग बोलोगे सर A + B का स्क्वायर -4AB, है ना, सही है।
a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 60 64 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 240 और फिर 16 256, तो दिस इज इक्वल टू 144। तो a माइनस बी का स्क्वायर 144 है, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू, और देखो यार अगेन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगी, तो आप एक बार ही ऐड करके निकाल लेना। b आपको ऐड करोगे तो a मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे। चले आगे चले। If 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, show that Q square is equal to PS। तो देखो यार ये और कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है ना कि अब देखो अगर मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये चीज भी ऑब्जर्व करवाऊं कि जैसे आपका मान लो ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, तो ये चीज हमको पता है कि सर जो ये A2 है ये क्या है, अगर मैं A1 और A3 का ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो है ये, है ना, यही तो फंडा है। तो आपको पता है कि सर A2 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, इनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो आप इसको प्लीज ऐसे भी विजुअलाइज करना चालू करो। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे देखते हैं, तो इसका आप एक स्टेप पहला भी अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है, कि बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखो ये ऐसा ही कुछ लग रहा है, बीच वाले का स्क्वायर और आपके एक्सट्रीम वाले के प्रोडक्ट, और यहां पे देखो इक्वल डिस्टेंसेस वाली टर्म्स दी हुई हैं। तो मतलब सर जैसा एपी में एक रूल बताया था वैसा शायद जीपी में भी लगेगा। तो हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं लगेगा या नहीं लगेगा, फिगर आउट कर लेते हैं। 5th टर्म क्या होती है बेटा AR4, और 8th टर्म क्या होती है AR7, और 11th टर्म क्या होती है AR10। देखो यार इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आर का क्यूब नहीं मिलेगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आर का क्यूब नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आप जीपी की भी ऐसी टर्म्स उठाओ जो कि आप सिमेट्रिकली उठा रहे हो, इक्वल टाइम के बाद उठा रहे हो, इक्वल डिस्टेंसेस के बाद उठा रहे हो, और उनको रखोगे तो वो भी अल्टीमेटली जीपी है। इसलिए आप लोग यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं इसको P बोलता हूं, इसको मैं Q बोलता हूं, इसको मैं S बोलता हूं, दैट मीन्स Q बाय P इज इक्वल टू S बाय Q। यहां से मेरे पास आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट सिग्मा, ये करना है आपको k इज इक्वल टू 1 to 11। तो देखो कहानी कैसे होगी, सबसे पहले इसको ना सोचना सीखो कि है क्या बेटा, समेशन में जो अंदर चीज होती है उसको विजुअलाइज करेंगे। 1 to 11 जा रहा है मतलब 2 + 3, फिर 2 + 3 की पावर 2, फिर 2 + 3 का क्यूब, 2 + 3 की पावर 4, ऐसे कर करके टर्म्स दिख रही होंगी। कैसे, देखो ये 2 ब्रैकेट में है ना, तो हर टर्म में 2 होगा। तो फर्स्ट टर्म कैसे दिखेगी 2 + 3, सेकेंड टर्म कैसे दिखेगी 2 + 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म कैसे दिखेगी 2 + 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। अब मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता था, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहता था, टाइम बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ऐसे कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है, क्योंकि के कहां से 1 से लेके 11 तक जा रहा है। तो मतलब ये जो 2 होगा हर 11वीं टर्म में होगा। तो एक तो सबसे पहले आपको 2 को ऐड करना है, कितनी बारी बेटा 11 टाइम्स, ठीक है, प्लस जो ये 3 की पावर k है, ये कैसा दिख रहा होगा 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब अप टू 3 की पावर 11। तो 2 को अगर आप 11 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 22, 2 × 11 22, प्लस ये देखो ये एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जहां पे आर मेरा क्या है 3 है, और ए मेरा क्या है, ए भी 3 है। तो ए क्या हो जाएगा 3 × आर की पावर n-1, मतलब 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इज 2। तो एक काम करो 2 को यहीं चिपका दो, ये आपका आंसर आ गया इसका। n की जगह क्या डालोगे बेटा, n की जगह 11 डाल देना, आंसर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। Show that the product of the corresponding terms of the sequences A, AR, AR square small है यहाँ पे, और यहाँ पे capital forms the GP and find the common ratio। मतलब दो इंडिविजुअल GP का अगर प्रोडक्ट करे तो क्या होगा, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में AP के रिजल्ट्स पढ़े थे ना, अब उन्हीं को मैं क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से GP में आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं GP1 को लिख दूं ऐसे A
ए आर स्क्वायर आर की पावर n-1 और मैं GP2 को लिख दूं बेटा ऐसे ए आर स्क्वायर करते करते ए आर की पावर n-1 और अब क्या कर रहे हैं बेटा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो रिजल्टेंट जीपी मिलेगी, जीपी आर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे जीपी रिजल्टेंट आर ई एस का मतलब रिजल्टेंट जीपी कैसी दिखेगी, जीपी दिखेगी नहीं दिखेगी, पहले तो ये सोचते हैं, ठीक है। फिर ए इंटू आर, जान के ऐसे लिख रहा हूं, यहां से क्या आएगा बेटा, ए इंटू ए और ये हो जाएगा आर इंटू आर का स्क्वायर। तो देखो दिख नहीं रहा कि अगर आपकी फर्स्ट टर्म ये थी तो फिर सेकंड टर्म क्या हो गई, दिस इंटू आर स्क्वायर। तो देख रहे हो आपका जो कॉमन रेशो हो गया, इन दोनों के कॉमन रेशो का प्रोडक्ट हो गया। तो जो आपकी जीपी रिजल्टेंट है इसका जो आपका आर है, मतलब आर रिजल्टेंट, कॉमन रेशो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपकी दोनों जीपीस का कॉमन रेशो का प्रोडक्ट। बस यही मैं आप लोगों को यहां पे ऑब्जर्व करवाना चाह रहा था अपनी लैंग्वेज में। इसको प्लीज अपने नोटबुक में अच्छे से प्यारी प्यारी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हमने अभी एपी में किया था, अब जीपी में आप इसको खुद करोगे। ठीक है, चलो ये भी बहुत लाजवाब सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, होमवर्क में डाल लीजिए। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स their geometric mean. Sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Their geometric mean. बोलो कहानी समझ आ गई? है ना। अब क्या बोला है, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो, मतलब A:B निकालना है मेरे को। तो अगेन मैंने बोला अगर आपको a प्लस बी पता है, अगर आप a माइनस बी निकाल लो जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो कहानी मेरी सिंपल हो जाएगी यार, कहानी मेरी सिंपल हो जाएगी। तो a माइनस बी की खोज मैं कैसे करूंगा बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर की मदद से करूंगा। a प्लस बी का स्क्वायर, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, -4ab। a प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा है 36ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 माइनस 4, 32ab। तो एक्चुअली अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, अगेन प्लस माइनस दोनों चीजें मिलेंगी। तो 16 मतलब 4 और फिर अंदर आएगा √2, तो 4√2 अंडर रूट ab टाइप का कुछ मिलेगा प्लस माइनस। ठीक है, अब एक काम करता हूं, बिकॉज यहां पे शायद मेरे को लग रहा है प्लस वाले से ही आंसर आ जाएगा, तो माइनस वाले को इग्नोर कर दो, माइनस वाले को इग्नोर कर दो। और अब देखो कि अगर आप इनको ऐड करते हो, ये आपका a माइनस बी आ गया, अगर आप इनको ऐड करते हो तो 2a आपको क्या मिलेगा बेटा, 6√ab और यहां पर है आपका प्लस 4√ab। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 6 प्लस 4√2 अंडर रूट ab। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2√2। देखो आ गया a ऊपर वाला, और जब आप इनको माइनस करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, तो आपको रेशो यही मिल जाएगा जो यहां पे दिख रहा है। ठीक है, चलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अभी किया वैसे ही करना है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे होमवर्क में आप लोगों को दे दिया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एएम और जीएम को अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बना दिया गया है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आपका अगर अरिथमेटिक देखा जाए बेटा, ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर आपके अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अब आपको ये अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ये होगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट 16 दे दिया गया, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट अल्फा बीटा 5 है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा, 25 के बराबर हो जाएगा। सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको मिल गए, इक्वेशन आपको बनानी आती है, आप बना दीजिए। ठीक है, याद है ना सभी को कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उतनी चीजें आप लोग कर दो।
अगेन जो हमने क्वेश्चन करा था अभी, 8 कॉमन निकालोगे, फिर अंदर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, आप लोगों को अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख जाएगी, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसको भी मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ। टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ा लें, और क्योंकि मैं चाहता हूँ, वैसे सिलेबस में नहीं है आपके स्पेशल सम्स, लेकिन मैं थोड़ा सा कवर करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इन जनरल सेंस। तो यार देखो, अभी तक हमने देखा कि यार अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हम लोग नंबर्स को इंसर्ट करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि यार ये अरिथमेटिक मीन बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, फिर जो आपकी रिजल्टेंट सीरीज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोल दूं यार कि ये 5 नंबर है मेरे पास, A B C D E, और मैं इनका बोल दूं कि यार एवरेज निकाल दो, या फिर मैं इनका अरिथमेटिक मीन भी निकालने को बोलूं ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे आप एवरेज निकालते हो ना, बस वो निकाल देना। ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि इन 5 नंबर्स का क्या करो बेटा, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, ये क्या है इनका अरिथमेटिक मीन या फिर नॉर्मल एवरेज। और अगर मैं इन 5 का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने को बोलूं, तो याद रखना बेटा, जैसे वहां पे आपने किया था, वहां पे 2 नंबर्स का कैसे निकला था, a इंटू बी की पावर 1/2। 3 का कैसे निकलेगा, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। ऐसे ही 5 लोगों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या होगा, 5 को प्रोडक्ट करो की पावर 1/5। ऐसे ही n नंबर्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उन n नंबर्स को प्रोडक्ट करो और 1/n। n नंबर्स का अगर अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n। कहानी क्लियर है, इन जनरल सेंस बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे चलते। हाँ जी, अब आते हैं सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज पे। हम लोग ये पढ़कर आए हुए हैं कि अगर आपको मैं नेचुरल नंबर्स की सीरीज दे दूं 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आपको एक एपी की तरह दिखती है। अब यहाँ पे एपी वाला सम वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग आंसर निकालते थे। क्या आंसर निकालते थे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करना चाहो, कैसे आता है ये, उसके ऊपर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे। डायरेक्टली आपको रिजल्ट पता होना चाहिए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं पहले n नेचुरल नंबर्स का क्यूब करके ऐड करना चाहूं तो मेरा जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता था उसी का स्क्वायर होता है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, समेशन ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n नंबर्स को अगर मैं सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा n फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n। ये हो जाएगा n स्क्वायर का सिग्मा ये, n क्यूब का सिग्मा ये। अब इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए, उस पर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसी कैसी आती हैं स्पेशल सम पे। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। इस बार ये आपको nth टर्म गिवन है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ना विजुअलाइज किया करो कि टर्म कैसी दिखेगी। मतलब अगर मैं n की जगह 1 डालूं तो आपको 1 × 4 ऐसे दिखेगा, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म। फिर होगा 2 × 5 सेकेंड टर्म, फिर होगा 3 × 6, फिर होगा क्या 4 × 7। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता तो आप nth टर्म पहले लिखते। हमेशा अगर आपको सम लगाना है, स्पेशल सम्स लगाने हैं, तो आपको nth टर्म के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर उसने हमको nth टर्म दोबारा दिया हुआ था, लेकिन मैं डिकोड करूंगा कि nth टर्म कैसी दिख रही होगी, आई कहां से होगी। ठीक है, तो अगर ऐसी सीरीज भी दिखी होती तो मैं क्या करता, nth टर्म ऐसे लिख लेता, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहां पर 3 का डिफरेंस है, तो एक को n बोलूंगा तो दूसरा n + 3 अपने आप हो जाएगा। अब करना क्या है बेटा, मतलब इनडायरेक्टली वो यही तो निकालने का बोल रहा है, अप टू n टर्म्स। इसको कॉम्पैक्ट तरीका क्या है लिखने का, समेशन ये है क्या, सिग्मा जो आपकी nth टर्म है ना, n को 1 से लेके n तक वैरी करवा दूंगा, और आपकी जो nth टर्म है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये nth टर्म का सिग्मा करने से सम कैसे मिल रहा है, क्योंकि बेटा आपकी nth टर्म में ही तो हर एक टर्म छुपी है, और हर एक टर्म का सम करके ही तो आप सम निकालोगे। तो अगर आप nth टर्म के आगे सिग्मा डाल दोगे तो अल्टीमेटली आप सम ऑफ द सीरीज ही निकाल रहे हो। अगेन आप इसको अब जब ओपन अप करोगे तो क्या होगा बेटा, n² + 3n। अब देखो ये और कुछ नहीं है, जो अभी हम स्पेशल सम्स पढ़कर आए हैं ना, सिग्मा
n इज इक्वल टू 1 टू n n स्क्वायर प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 1 टू n 3n। तो मेरा फाइनल आंसर पता है क्या होगा, n इसके ये क्या है, किसके बराबर होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और यहां से क्या आएगा प्लस 3, यहां पे क्या है जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो अगर nth टर्म डायरेक्टली दी होगी तो उसको सिग्मा के अंडर डाल दूंगा और अपने स्पेशल सम को यूज कर दूंगा। अगर nth टर्म ना दी हो तो मैं अपना दिमाग लगा के nth टर्म निकालूंगा पहले। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहां पे सीरीज आपको दी हुई है और इसका सम निकालना है, तो आप यहां पे पहले nth टर्म की खोज करोगे ही करोगे, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अब कभी कभी टेढ़े तरीके से nth टर्म निकालनी पड़ेगी, कभी कभी डायरेक्टली दिख जाएगी बच्चों। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली दिख जाएगी। तो अगर मैं इसकी nth टर्म निकालना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं Sn की, तो मेरे को निकालना क्या है, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। अब इसकी nth टर्म लिखने के लिए अगर मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर लूं तो आप बोलोगे सर 5 है, फिर 11 है, 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है। सर इसके तो जो गैप्स है ना वो एक तरीके से एपी दे रहे हैं मेरे को, तो इसलिए मैं इन डिफरेंसेस का यूज करूंगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना जहां पे आपको डिफरेंसेस ही एपी में दिखे, तो वहां पर आप डिफरेंसेस का कैसे यूज करोगे, इस पूरी की पूरी सीरीज को, सीक्वेंस को एक शिफ्ट करके लिख दो आगे ऐसे 11 19 करते करते बेटा यहां पर an आएगा ना, तो यहां पे an -1 हो जाएगा इसके नीचे, और यहां पर हो जाएगा an ऐसे। ठीक है, an प्लस में। अब देखो इस 5, ये भी Sn हो गया। अगर इसको मैं माइनस कर दूं Sn माइनस Sn 0, ठीक है, और यहां पे बेटा 5 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6, 19 माइनस 11 क्या हो जाएगा 8, 29 माइनस 19 क्या हो जाएगा 10। देखो एपी बन गई ना। तो डिफरेंसेस जो थे, जो एपी में दिख रहे थे, उसी का यूज किया है मैंने, और यूज करने का तरीका ये है। कहानी क्लियर? बोल दो भाई, कहानी क्लियर है सभी को? ऐसे ही करते करते थोड़ा सा आगे जाऊंगा बेटा। तो देखो यहां पर इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला है, तो यहां पर an माइनस ऑफ an माइनस 1 होगा। ठीक है, और फिर एंड में एक यहां पर मेरे पास, जब बेटा देखो यहां पे जब आप माइनस करोगे इसको, तो ये माइनस an तो होगा ही ना साथ में, माइनस an भी होगा साथ में, माइनस an। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये एक तरीके से आप लोग देख पा रहे हो अब आप लोग इस चीज को देख पा रहे हो कि यहां पर कुछ हुआ नहीं है। 6 8 10 ये आपकी एक एपी बन गई है। ठीक है, और ये बीच में टर्म्स कितने हैं, इसको ना यहां पे एक काम करता हूं, इस तरीके से लिखता हूं। ये जो एपी बनी है इसमें टर्म्स पता चलेंगे तो अपने आप ही सम निकल जाएगा ना भाई। तो ये टर्म्स कितने हुए, देखो यहां से यहां तक आपके टोटल n टर्म्स थे, लेकिन डिफरेंसेस आपने क्या किया है, ये और यहां तक लिया है आपने, मतलब आपने n-1 टर्म्स यूज किए हैं। तो एक्चुअली यहां पे n-1 टर्म्स है और ये बाद में -an है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये -an लेफ्ट हैंड साइड में an बन जाएगा। देखो जिसकी आपको तलाश थी वो अपने आप मिल गया। 5 प्लस यहां पे आप अपना AP का फॉर्मूला लगाओगे और आपको nth टर्म मिल जाएगी। nth टर्म मिल जाएगी n की टर्म्स में, तो अब आप उसको सिग्मा के अंदर डाल दोगे, आपको n n स्क्वायर n क्यूब के फॉर्मेट में चीजें मिल जाएंगी, वहां से आपके स्पेशल सम यूज होके आंसर आ जाएगा। तो अगर nth टर्म ना दी हो तो हम लोग nth टर्म निकालेंगे, दी हो तो बहुत बढ़िया। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन अब सिंपल है, पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। वहां पे हमने पहले ऑब्जर्व किया कि हमारी जो टर्म्स हैं उनके डिफरेंसेस एपी में है, इसलिए वाला मेथड लगा। जहां पर भी वैसा दिखेगा वही मेथड लगेगा। यहां पर क्या होगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो दिख रहा है यार, अगर इसको मैं n बोलूं तो ये n+1, n+1। तो इसको मैं nth टर्म को कैसे लिख सकता हूं, n इंटू n+1।
और आपको पता है n की वैल्यू 1 से चालू होकर n तक चली जाएगी, तो कुछ नहीं करना। अब सम क्या हो जाएगा, सिग्मा an वेयर n बिलोंग्स टू 1 to n, तो दिस इज सिग्मा n 1 to n, और अंदर क्या रख दोगे, n इंटू एन प्लस 1। इसको सॉल्व करो तो ये n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर जानते हो, सिग्मा ऑफ n जानते हो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खल्लास। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में ले लो, और ये अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए प्लीज इसको डू अटेम्प्ट, और अगर नहीं आए तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको वहीं पे ही हेल्प कर दूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज की डिमांड आप लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा जो आपके सिलेबस में था, सिलेबस में नहीं था, सब चीजें कवर करवा दी है। बहुत लाजवाब सवाल है, चॉकलेट सवाल है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपके सीक्वेंस एंड सीरीज की कहानी होती है खत्म। थैंक यू सो मच पूरी की पूरी एंड तक वीडियो देखने के लिए। जो भी यहाँ तक पहुँचा है बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिनको भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ना है या फिर रिवाइज करना है अपने इंटरनल एग्जाम्स के लिए, वो इस वीडियो से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको वन शॉट कौन सा चाहिए वो भी मेरे को कमेंट्स में आप लिख के ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।